प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन पर चर्चा करेंगे यूपीएससी 2024 के पीटी एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 16 जून को यूपीएससी पीटी का एग्जाम होने वाला है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन को कैसे हम लोग कवर करें और कैसे उसमें बहुत अच्छे से अंक प्राप्त करें, इसके लिए आज के इस सेशन में एक संक्षिप्त चर्चा में हम आप सभी लोगों को शामिल करते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और कई बार 15 से 18 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। अगर 2023 के एग्जाम में आप देखेंगे तो 14 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे गए थे, लेकिन 2022 में देखेंगे तो 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में आप देखेंगे तो लगभग ये भी 18-19 के आसपास पूछे गए थे और 2020 में देखेंगे तो 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इंडियन इकोनॉमी के पार्ट पर पूछे जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इंडियन इकोनॉमी के पार्ट पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन बराबर नहीं पूछे जाते। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंकिंग और जो है मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है, उसमें लगभग आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन और कई बार 6 से 7 क्वेश्चन भी बैंकिंग सेक्टर और मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, जिसमें भारत में बैंकों का जो फंक्शन है, बैंकों के फंक्शन में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको लेकर के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट और उसको प्रभावित करने वाले कारक को लेकर के सवाल होते हैं, सीआरआर को लेकर के, एसएलआर को लेकर के, रेपो रेट को लेकर के, रिवर्स रेपो रेट को लेकर के, बैंक रेट को लेकर के, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को लेकर के और तमाम प्रकार के जो बैंकिंग सेक्टर में हम लगातार चेंजेस ला रहे हैं। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, आरबीआई को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है और बाकी बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ में मनी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइनेंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का है। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर अगर यूपीएससी के 5 साल के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन, आईएमएफ या आईएमएफ की रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन या एसडीआर जो आईएमएफ की करेंसी है उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भारत में इसका जो है आपने देखा कि हमारे यहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ था। तो इस नाते आप G20, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे। तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और विद्यार्थियों का भी प्री विषय होता है, जिसमें आजकल एमएसपी का विषय आप देख रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सभी फसलों में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए या अधिकतर फसलों में मिलना चाहिए, या मिनिमम सपोर्ट एमएसपी का जो रेट है वो बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लीगल राइट बनाया जाना चाहिए। तो एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। साथ में फर्टिलाइजर को लेकर के भी बहुत सारे प्रयास हैं। पीएम प्रणाम योजना देख रहे होंगे आप, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर से हम दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ या संतुलित उपयोग करें। नैनो यूरिया को आप देख रहे होंगे या नीम कोटेड यूरिया को आप देख रहे होंगे, या इसके अलावा गोवर्धन योजना आप देख रहे होंगे। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही। इसके अलावा हाइब्रिड सीड, ट्रांसजेनिक सीड, जीएम सीड के बारे में भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। साथ ही साथ हम फूड प्रोसेसिंग को लेकर के या एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, लॉजिस्टिक्स को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के जो बदलाव कर रहे हैं उन सब को रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में इरिगेशन जो सिंचाई है, सिंचाई में तमाम प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वाटर को सेव करते हैं, उस पर भी आपको फोकस रखना है। साथ ही सॉइल टेस्ट करना,
मिट्टी की गुणवत्ता की पहचान करना, और इसके अलावा एक्वाकल्चर, जल कृषि, जिसमें समुद्री कृषि, शैवाल की, मछलियों की खेती, मतलब ब्लू इकोनॉमी पर फोकस है। इसका मतलब है ब्लू टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी पर भी यूपीएससी फोकस करती है। इसके अलावा चौथा अगर सबसे पसंदीदा टॉपिक आप देखेंगे तो फिर जो है बजट से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें पब्लिक फाइनेंस को लेकर के, खासकर फिजिकल डिफिसिट को लेकर के, राजकोषीय घाटे को लेकर के पूछे जाने वाले सवाल है, रेवेन्यू डिफिसिट्स को लेकर के पूछे जाने वाले सवाल है, एफआरबीएम एक्ट को लेकर के पूछे जाने वाले सवाल है, और साथ ही साथ आजकल करंट अकाउंट डिफिसिट, चालू खाते के घाटे से जुड़ा हुआ सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, और व्यापार घाटे के बढ़ने के नाते भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है। तो ऐसे में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट हो जाता है। इसके अलावा भारत सरकार वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन को कायम कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, और टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, चाहे जीएसटी के माध्यम से आप देखेंगे या इनकम टैक्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से देखेंगे, सरकार का सबसे स्ट्रांग पॉइंट बनता चला जा रहा है। तो ऐसे में सरकार का जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है उसको लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है, टैक्सेशन से लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत सरकार लगातार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सफल रही है। खुदरा मुद्रास्फीति भी आप देखेंगे, चुनाव में बड़ा मुद्दा महंगाई नहीं बन पाया, क्योंकि फल और सब्जियों का दाम और कई चीजों के दाम को, खासकर पेट्रोल के दाम को नियंत्रित करने में सरकार सफल रही है। तो ऐसे में मुद्रास्फीति का चैप्टर भी महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे सरकार ये सब चीजों को मैनेज कर रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सरकार ने 2000 रुपए की नोट को वापस कर लिया है। तो 2000 रुपए की नोट को वापस करने से क्या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है, तरलता बढ़ी है या घटी है, ये सब कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। और एक बैंकिंग चैप्टर में एक चीज है, सीआरआर और एसएलआर से जुड़ा हुआ सवाल इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि तरलता जब बढ़ गई है तो तरलता को सोखने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। व्यापार का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का व्यापार बढ़ रहा है और भारत की सरकार के द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 नई पॉलिसी लाई गई है। यद्यपि हमारा निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, जिसके नाते घाटा भी बढ़ रहा है, लेकिन आयात निर्यात का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। साथ में इधर आप देख रहे होंगे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने से जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीजें होती हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, एसडीआर, ट्रांच, गोल्ड रिजर्व क्या है, इस पे भी ध्यान रखना। साथ ही साथ आईएमएफ का कोटा बढ़ाया गया है, जिसके नाते एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि एसडीआर के बारे में पढ़ें। इसके अलावा भारत की करेंसी डिप्रिसिएट कर रही है, भारत की करेंसी लगातार आप देखेंगे उसकी वैल्यू कम हो रही है, अभी $1 में 83 रुपए 84 रुपए तक पहुंच गई है। तो करेंसी का डिप्रिसिएशन क्यों हो रहा है? डिप्रिसिएशन से हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन की स्थिति है, क्या है ये समझिए। इसके अलावा एक्सचेंज रेट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं कहूंगा, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, नीर क्या है, रीर क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आप समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हम लोग कर रहे हैं, कई देशों के साथ रुपए में व्यापार की बात हो रही है, व्यापार किया जा रहा है, और भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को भी कई देश अपना रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया यूएई के बीच एक समझौता हुआ यूपीआई टेक्नोलॉजी को लेकर के। फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, वो जयपुर में गए, वो मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट उन्होंने किया, क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज पर और ध्यान रखना है, फॉरेन रेमिटेंस, विदेशों से आने वाला पैसा। दुनिया में सबसे अधिक फॉरेन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। तो ऐसे में फॉरेन रेमिटेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक चीज पर मैं आपका ध्यान और ले जाना चाहता हूं, पॉवर्टी, गरीबी का चैप्टर और बेरोजगारी का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में गरीबी और बेरोजगारी को लेकर के ही विपक्षी दलों के द्वारा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया है। वर्ल्ड लेवल पर जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जो एमपीआई रिपोर्ट निकाली जाती है, इंडेक्स निकाला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें भारत की स्थिति को सुधरता हुआ दिखाया गया।
और दिखाया गया कि भारत में बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भारत निकालने में सफल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी स्थिति बुरी हुई है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब भी चर्चा के विषय हैं। मतलब गरीबी का कंसेप्ट, गरीबी में विषमता की स्थिति, जिसके नाते लॉरेंज कर्व, गिनी कॉफिशिएंट, सेन कॉफिशिएंट, इन सबको भी आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए मानव विकास से संबंधित जो चीजें हैं उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट के माध्यम से, क्योंकि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तब भी आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको सिली मिस्टेक का पता चलेगा, अपनी गलतियों का पता चलेगा, और एग्जाम के प्रेशर में कैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है ये समझ में आएगा। और मैं इसीलिए चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पर जोर दें। प्रयास को बेहतर करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस सेशन के माध्यम से आप कुछ चीजों को सीख करके अपनी सफलता में निकटता प्राप्त करें, सफलता के बहुत निकट जाएं, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।